हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दो खास लोग, दो अलग अलग पक्ष इस वक्त एबीपी न्यूज पे मास्टर स्ट्रोक में आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो शोएब जमाई, जो कि स्पोक्स पर्सन है जन अधिकार पार्टी के, लेकिन इससे पहले आपको याद दिला देना चाहती हूं, शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति एक बनाई गई थी, उसके सह संयोजक हमारे साथ इसके साथ मनु गौर साहब भी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत। आप दोनों से मैं बातचीत करूंगी, लेकिन सड़क पर नहीं तो फिर कहां प्रदर्शन? सड़क पर प्रदर्शन को कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता, तो फिर सवाल ये भी है कि अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले, व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध जताने वाले, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने वाले कहां जाए? क्या हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था है? क्या ऐसी कोई जगह है जहां पर जाकर आप वो प्रदर्शन करें और उससे किसी का कोई नुकसान ना हो, और जो प्रदर्शन वो कर रहे हैं उसका कोई सलूशन या उसका कोई हल भी निकल आए? नागरिकता कानून के विरोध में शाहीन बाग का यह प्रदर्शन संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत किया गया। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अपनी बात कहना और 19(1)(b) के तहत किसी मसले पर शांतिपूर्ण विरोध करना लोगों का संवैधानिक हक है। यू कैन मेक द गाइडलाइंस। अब गाइडलाइंस बनाइए उस चीज के लेकर के कि कैसे होना है, होके रहेगा, संवैधानिक अधिकार है और होना चाहिए। अगर लोग नहीं खड़े हो रहे हैं तो समझ लीजिए डेमोक्रेसी मर चुकी है। तो कैसे हो, उसके लिए बैठ करके सरकार को गाइडलाइंस बनानी चाहिए और वो सबके ऊपर इम्प्लीकेट हो, चाहे वो शाहीन बाग का प्रदर्शन हो या भाजपा की रैली हो या कांग्रेस की रैली हो। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) ये भी कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में बिना रोक टोक के जाने का अधिकार है। लेकिन क्या शाहीन बाग में ऐसा हुआ? क्या शाहीन बाग में लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ? जितना मुझे लगता है डेली उससे डबल लग रहा है मुझे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। अब लेट हो जाता है, मेरे मैथ्स क्लास भी चढ़ी जाती है कभी कभी। ये जब वापस आते हैं बच्चों की हालत देखनी चाहिए। बसों में क्राइंग, उल्टियाँ आ रही होती है बसों के अंदर, बच्चे रो रहे होते हैं। मैं फिल्टर का काम करता हूँ, 1 महीने से कम परेशान हूँ। फरीदाबाद से जॉब करता हूँ, नोएडा जाता हूँ, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। 2-2, 2.5 घंटे हम जाम में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है हमें। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीए के विरोध के नाम पर सड़क रोके जाने को गलत कहा। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत शांतिपूर्ण विरोध करना लोगों का संवैधानिक हक है, लेकिन इस अधिकार की सीमाएं हैं। सार्वजनिक जगह को अनिश्चितकाल तक नहीं घेरा जा सकता, दूसरे लोगों के आने जाने को बाधित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट के जो आज फैसला आया है, मैं इसका सम्मान करती हूँ कि जो कोर्ट का फैसला आया उस पर रोशनी डालनी चाहिए और लोगों को इससे सहमत होना चाहिए कि भाई कोई भी मुद्दा हो, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको बढ़ चढ़ के उठाएं और उसमें हिस्सेदारी भी लें, लेकिन यह है कि कानूनी दायरे में रह करके। लेकिन सवाल तो यही है कि देश की सड़कों को अपनी राजनीति के रंग से पाटने वाले लोगों को संवैधानिक और मौलिक अधिकारों की ये बात समझ में आएगी? ऐसे धरना प्रदर्शनों से कितना नुकसान होता है? अगर ये संवैधानिक और मौलिक अधिकारों से समझ में नहीं आया तो इस आंकड़े से समझ लीजिए कि शाहीन बाग से कितना नुकसान हुआ। धरने के दौरान सड़क रोकने से रोज आने जाने वालों को 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शाहीन बाग के व्यापारियों को करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दिल्ली पुलिस के अनुमान के मुताबिक सरकार को 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो फिर जब रोजाना हजारों लाखों लोग इस धरने से इतना परेशान हो रहे थे, इतना नुकसान उठा रहे थे, तो क्या सरकार को तब कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? बिल्कुल करनी चाहिए थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को आज कहना पड़ा कि हमारा काम किसी कार्रवाई की वैधता तय करना है। प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, इसके लिए हमारा सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर इस मामले में कार्रवाई की गई होती तो याचिकाकर्ताओं को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, शाहीन बाग जैसे प्रदर्शनों से नुकसान तो बहुत हद तक होता ही है, लेकिन प्रदर्शन करना एक लोकतंत्र में लोगों का अधिकार तो है ही।
विरोध अगर जताना है तो लोग कहां जाकर विरोध जताएंगे? और आप जानते हैं कि जब सरकार नहीं सुनवाई करती है या विरोध किसी एजेंडे के तहत होता है तो वो लंबा आपस में, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कोई और पक्ष हो, इन दोनों में जो खिंचाव मनमुटाव होता है, फिर जो सड़कों को रोका जाता है, फिर जो लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, चाहे वो रोज कम्यूटेशन हो या फिर आना जाना हो या बच्चों की पढ़ाई हो, इससे देश को भी नुकसान पहुंचता है। देश की जीडीपी का भी चक्का कहीं ना कहीं रुकता है। देखिए आप। दिल्ली का जंतर मंतर ये वो जगह है जो करीब 3 दशक तक धरना और प्रदर्शन का पर्याय बनी रही। यहां देश भर से लोग आते थे, अपने अपने तरीके से प्रदर्शन करते थे, बिना किसी रोक टोक के महीनों तक बैठे रहते थे। लेकिन 2018 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जंतर मंतर के आसपास किसी भी तरह के धरने और प्रदर्शन पर रोक लगा दी। एनजीटी का तर्क था कि जंतर मंतर के आसपास रहने वाले लोगों को शांतिपूर्वक और आरामदायक ढंग से रहने का अधिकार है। उनके घर और उसके आसपास का माहौल वायु प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए। इस फैसले से उन लोगों के अधिकारों की रक्षा तो हो गई जो वहां रहते हैं, लेकिन उन लोगों के अधिकारों का क्या जो लोकतंत्र में प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज उठाना चाहते हैं? उसके लिए एनजीटी ने उन्हें विकल्प दिया रामलीला मैदान जाने का। वो रामलीला मैदान जिसका एक दिन का किराया 50,000 रुपए तक होता है, यानी हक की जो लड़ाई अब तक मुफ्त में लड़ी जाती थी, एनजीटी ने उसकी कीमत तय कर दी। तो फिर प्रदर्शन करने वाले कहां जाएं? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के फैसले के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा, नागरिकों के प्रदर्शन करने और शांत जीवन जीने के दोनों परस्पर विरोधी अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। जंतर मंतर और बोट क्लब जैसी जगहों पर प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता। तो जैसा हमने बताया कि 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब जमाई साहब जन अधिकार पार्टी के अभी प्रवक्ता हैं, लेकिन इसलिए आज हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति के सह संयोजक रह चुके हैं। और हमारे साथ मनु गौर साहब भी हैं जो कि अध्यक्ष है टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत के। सबसे पहले शोएब साहब, मेरा सवाल आपसे है कि अब तक जो सड़कों को अपनी जागीर समझ रहे थे, टैक्स पेयर्स के उस मेहनत को कुछ भी नहीं समझ रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा मैसेज और संदेश मिल चुका है। आपको लगता है अब गाइडलाइंस इस बात को लेकर आ जानी चाहिए कि धरना करना है तो कहां करना है, कैसे करना है, क्योंकि सड़क किसी की जागीर नहीं? जी बिल्कुल रूबिका जी, सबसे पहले तो हाथरस में आपने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, मैं उसके लिए दिल से आपको सलाम करता हूं। और आप ही लोगों से हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि जब प्रशासन हमारी बात ना सुन रही हो या सरकार हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही हो, जैसे आपके पत्रकारों को और आपको दबाने की कोशिश कर रही है, तो आपने उनका विरोध किया। यहाँ तक कि मैंने देखा कि आपकी महिला मित्र जो पत्रकार थी, उन्होंने वहां प्रदर्शन भी किए, विरोध भी किया और बैठ गई धरने पर। यही होता है जनता का रुख। जब भी जनता को लगता है कि सरकार हम पे जुल्म कर रही है तो वो अन्यास कहीं पर भी इंस्टेंटली बैठ जाती है। जैसे अभी फार्म बिल को लेकर पंजाब और हरियाणा और देश भर के किसान सड़क जाम कर दिए, चक्का जाम कर दिए, रेलवे लाइनों पर जो है खटिया और टाट बिछा करके सो रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनको देशद्रोही कहेगी? या फिर क्या जिस तरीके से बीजेपी के कुछ लोगों ने कहा कि ये भी आतंकवादी हैं सीए एनआरसी की तरह, हम तो नहीं कहेंगे। मैं हमेशा से ये कहता हूं, बहुत संवेदनशील बात है कि आपने कहा कि भाई प्रदर्शन कहां करना चाहिए। अभी आपकी रिपोर्ट में ही दिखाया गया कि भाई जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने की रोक। आप 50,000 रुपया दीजिए तब हम रामलीला पे प्रदर्शन कर। क्या हमारे शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी क्या चंदा जमा करके रामलीला मैदान में रोजाना का 50,000 रुपया देते तब प्रदर्शन करते? जाहिर सी बात है कि कोई गाइडलाइंस नहीं थी। और जब आपको लगा कि एक मुख्य सड़क को जाम कर दिया शाहीन बाग के लोगों ने और पूरे देश भर से समर्थन मिल रहा, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि 2 डेलीगेशन आकर के बातचीत करके मसला हल कर लेते? हमको किसी को जरूरत नहीं थी तकलीफ देने की। लेकिन आज भी जब जेपी आंदोलन हुआ, सड़क जाम हुए, लोगों को तकलीफ हुई। जब किसान आंदोलन हुआ, जाट आंदोलन हुआ, आपके पूरे पटेल समाज का आंदोलन हुआ, तो
पूरे लोग परेशान रहे। हर जगह सड़कें जाम रहती है, लोग स्कूल जाने को परेशान होते हैं, लोगों को यहाँ से घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन क्यों? आखिरकार शाहीन बाग में जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम समाज है, तो आप हमें देशद्रोही कह देंगे? हमारा अधिकार कहाँ चला गया सर? ये सारी जगह लागू होना चाहिए ना। मैं तो बस यही बातें कहना चाहूंगा, वरना हमें कोई दिक्कत नहीं थी। कोई 102 दिनों तक क्यों माँ बहनें, बस 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ, अपनी माँ बहनें अपना घर छोड़ करके ठिठुरती ठंड में वहां बैठे, एक बच्चे की मौत हो गई, वहां पे एक बच्चे की मौत हुई, क्यों उस माँ को लाना पड़ा अपने बच्चे को? क्योंकि घर में उसको छोड़ नहीं सकते। क्या हमें दुख नहीं हुआ उसका? हमारे कितने लोगों पे लाठियां बरसाई, हमें कितना पुलिस ने परेशान। आज भी मेरे ऊपर तलवार लटकी हुई है गिरफ्तारी की, आज भी मुझे जेल भेजना चाहते हैं कुछ लोग। तो हम तो खुद परेशान है, लेकिन सरकार जो है यहाँ से मस्त है और वो सिर्फ वही करना चाहती है जिसमें चुनाव में उसको फायदा हो। आपके 50,000 रुपए जाने का आपको दर्द, आप प्रतिमा मिश्रा को प्रदर्शन करने वाली बता तो रहे हैं, लेकिन वो कहां पर प्रदर्शन कर रही थी? उस एक कोने में जहां ना गाड़ियां आती थी ना गाड़ियां जाती थी, ना उससे किसी का काम रुक रहा था, ना कोई परेशानी हो रही थी। ठीक है, तो आपके ये जो तीनों उदाहरण हैं वो ये बता रहे हैं कि आप अपना नजरिया सिर्फ संकीर्ण करके देखना चाहते हैं और बाकी तरफ नहीं। और इसीलिए मनु साहब हमारे साथ मौजूद है। मनु साहब जरा बताइए, शोएब साहब ये कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन हम कहां करें? वहां जंतर मंतर जहां हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, वो रामलीला मैदान जहां पर हमें 50,000 रुपए देखने, आपके पैसों से मतलब नहीं है, टैक्स पेयर के पैसे से नहीं। देखिए रूबिका जी, मैं 2-3 पॉइंट बोलूंगा और बड़े स्पष्ट तौर पे। जो भी सड़कें बनती हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार डेवलप करती है, वो सड़कें बनती हैं टैक्स पेयर के पैसे से। टैक्स पेयर रोड टैक्स जमा करता है, उस पे अपने वाहन का टैक्स जमा करता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस देता है, दुनिया भर के टैक्स जमा करता है, तब जाके वो सड़कों का निर्माण करता है उसकी सहूलियत के लिए, जिससे वो कम्युनिकेशन कर सके, ट्रांसपोर्टेशन सुचारू रूप से चल सके। वहीं क्या होता है कि अब जब सड़कों पे जाम लगने लगा है, हमारी पॉपुलेशन, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है, तो सरकार ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला कि भाई टोल टैक्स दीजिए, टोल रोड्स बनाते हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बनाते हैं, आप टैक्स पेयर और ज्यादा पैसा दीजिए जिससे हम आपको सहूलियत दे सकें उचित समय में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। लोकतंत्र में ये धरने प्रदर्शन, अपनी बात रखना, ये जायज चीज है। हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है, लेकिन संविधान का वही आर्टिकल 19 हमें यह भी कहता है कि हमारी स्वतंत्रता, हमारा सारा फ्रीडम वहां तक सीमित है जहां तक दूसरे को दिक्कत नहीं हो। आप 102 दिन तक एक सड़क को जाम कर लेते हैं। 2 राज्यों से आने वाले, एनसीआर में काम करने वाले, दिल्ली में काम करने वाले लाखों लोग, रोजमर्रा के आने जाने वाले, जो आपने भी अभी बताया कि कितने करोड़ रुपए का पर डे लॉसेस हुए हैं, तो उससे क्या हमारी जीडीपी पे असर नहीं पड़ेगा? उससे क्या हमारे टैक्स पेयर पे असर नहीं पड़ेगा? उससे क्या 100 दिन हमारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, उनके भविष्य पे कोई असर नहीं पड़ेगा? हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत अच्छा है, बड़ा बढ़िया सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। बस सुप्रीम कोर्ट को एक चीज और इसमें अगर होती, ये सरकार को देखना चाहिए कि डिमॉन्स्ट्रेशन करने के, प्रदर्शन करने के स्थान तय हों। बहुत जब भी कोई डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक सड़कों पर ही रैलियां निकलती हैं, लोग बाग जाते हैं, लेकिन वो सीमित समय के लिए होता है, वो कोई 102 दिन के लिए नहीं होता। हमारे देश में भी बड़े आंदोलन हुए हैं। एक है, बाकी अलग अलग इलाकों में भी प्रदर्शन के लिए एक जगह जो है वो रखी गई है, लेकिन वहां पर आप देखिए बरस तक लोग प्रदर्शन करते रह जाते हैं। कई बार लाठियां भांज के पुलिस वहां से भगा देती है, कई बार वो वहीं के होकर रह जाते हैं, हल कोई नहीं निकलता। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। सवाल जो है वो सिर्फ सड़क पर प्रदर्शन से होने वाले नुकसान का नहीं है ना। अगर सड़क पर जाम लगता है तो उससे भी तो देश को नुकसान होता है ना। हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए, आप जो तस्वीरें साथ में चल रही है उससे समझिए, ये दिल्ली का सबसे व्यस्त चौराहा है आईटीओ। आज शाम यहाँ गाड़ियां कुछ इस रफ्तार से ही रेंग रही थी। इस जाम के लिए कोई भी जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ मौजूद हर शख्स परेशान हुआ और देश की अर्थव्यवस्था नुकसान में गई। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? इस रिपोर्ट से समझिए इस गणित को।
135 करोड़ के इस देश में करीब 28% आबादी सड़क पर चलती है। मतलब दिन के वक्त औसतन 39 करोड़ लोग सड़क पर होते हैं। इतनी आबादी के सड़क पर होने भर से ही जगह जगह जाम लगते हैं। ये ट्रैफिक जाम आम जनता की जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक भारी पड़ते हैं। ट्रैफिक जाम की वजह से ईंधन पर होने वाला खर्च 1.5 गुना बढ़ जाता है। जाम की वजह से देश भर में हर दिन 960 करोड़ रुपए का ईंधन बर्बाद होता है। सड़क पर जिस रफ्तार से गाड़ियां चलनी चाहिए, जाम के कारण वो उसकी आधी रफ्तार से चलती है। जाम के कारण करीब 20% आबादी को पैदल काम पर जाना पड़ता है। 4 मेट्रो शहरों में जाम से देश की अर्थव्यवस्था को हर दिन 410 करोड़ का नुकसान होता है। ये स्थिति तब है जब सब कुछ सामान्य रफ्तार से चल रहा है। अब अगर हर दिन सड़क पर चलने वाली इसी आबादी में धरना प्रदर्शन करने वाले भी शामिल हो जाएं, पॉलिटिकल रोड शो करने वाले भी आ जाएं, धार्मिक जलसे निकालने वाले भी जुड़ जाएं, तो सोचिए सड़क की क्या हालत होगी और उस हालत की वजह से होने वाला नुकसान कितने गुना बढ़ जाएगा। देखिए शोएब जामई, आपने सुना और आपने इस रिपोर्ट को देखा। इतने से जाम से कितना नुकसान देश को हो जाता है। 100 से भी ज्यादा दिन सड़कें आपने चारों तरफ से रोक दी, ठप पड़ गए, लोग कितना परेशान हुए थे, इसका कोई अंदाजा आपको? मैं बता, देखिए दीपक, रूबिका जी, जब किसी को अपने अस्तित्व के खतरे का एहसास होता है ना, जैसे किसानों को लगा अभी कि सरकार जो बिल लेकर के आ रही है, हमारी सारी पूंजी खत्म हो जाएगी, हम आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, तो किसानों ने ये नहीं देखा कि कोई सड़क जाम करने से क्या होगा, उन्होंने जाम कर दी और सड़क भी रोक दिया, रेल भी रोक दी। उसी तरीके से सीए एनआरसी के प्रदर्शन में लोगों को ये बिल्कुल एहसास दिलाया गया, माननीय अमित शाह जी के द्वारा बार बार बयान जो बदले जा रहे थे कि भाई हम एनआरसी लेके आएंगे, पहले हम सीए लाए, क्रोनोलॉजी समझिए, फिर दोबारा एनआरसी लेके आएंगे, फिर एनपीआर लेके आएंगे, जिससे आपकी यहाँ से स्थिति खत्म हो जाएगी, आपकी नागरिकता जाने का खतरा। ये भ्रम हमने नहीं फैलाया, ये भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया और माननीय अमित शाह जी ने फैलाया। यही जनता में गुस्सा था कि क्या हमारी नागरिकता छीन लेंगे। एक गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता है, किसान, उसको लाइनों में लग लग करके 1972 का डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ेगा। क्या उनको अपने पिताजी का यहाँ से बर्थ जो है यहाँ से डेट दिखाना पड़ेगा, जबकि मोदी जी को अपने पिताजी का बर्थ डेट नहीं मालूम होगा। तो ये जो खतरा मैं यहाँ पर सीए पर चर्चा करने आई ही नहीं हूँ, भड़केंगे। मैं सीए पर, एनपीआर पर, इन सब पर चर्चा करने नहीं आई हूँ। शोएब भाई, मैं आज मास्टर स्ट्रोक में हम टैक्स पेयर्स के पैसे से बनने वाली सड़कें, उन सड़कों को इस्तेमाल करने से रोकने वाले प्रदर्शन, मैं बहुत तरीके से और बहुत क्लैरिटी के साथ आपके पास यहाँ पर आई हूँ। ये वो बहस है जहां हम राष्ट्र निर्माण की तरफ जो है इस पूरी की पूरी बहस को ले जाना चाहते हैं कि जहां प्रदर्शनकारियों को भी कोई तकलीफ ना हो, लेकिन सड़कों का इस्तेमाल करने वाले उन तमाम लोगों को भी दिक्कत ना हो। अब ये कैसे हो सकता है कि आप अपने हक की आवाज बुलंद करने के चक्कर में दूसरों का हक मार जाएं? इसका कंक्लूजन ये है रूबिका जी कि जब भी किसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो और जब भी दिखे कि यहाँ से कि भाई कोई सड़क घेरी जा रही है या पब्लिक को नुकसान होगा, फौरन सरकार को एक डेलीगेशन बना करके उनसे बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। मैंने 2 मरतबा खुद माननीय रविशंकर जी से बातचीत करके कहा कि सर आप एक डेलीगेशन भेज दीजिए, हम लोगों से बातचीत करें, क्योंकि हमारा उस वक्त शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति नहीं बनी थी, कोई डेलीगेशन हम लेके जा नहीं सकते थे क्योंकि रॉ और ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था, फौरन शुरू हुआ था 16 दिसंबर को, क्योंकि 15 दिसंबर को जामिया में ये घटना हो गई थी। तो जब ऐसी स्थिति में मैं खुद सरकार से अप्रोच कर रहा था कि आप आकर के सर इसको हल कीजिए, हम 102 दिनों तक अपना नुकसान नहीं करना चाहते, मैं अपनी नौकरी त्यागना नहीं चाहता हूँ, कोई वहाँ पे जो बिजनेसमैन सबके जो नुकसान हुए करोड़ों में, कोई नहीं चाहते थे। जैसे ही प्रदर्शन होता है वैसे ही एक डेलीगेशन अपॉइंट हो जाना चाहिए उन प्रदर्शनकारियों की तरफ से, और सरकार की तरफ से कोई वकील अपॉइंट हो जाना चाहिए, और वकील कोई भी हो सकता है, मैं पेशे से वकील की बात नहीं कर रही हूँ, कि दोनों आपस में जो है बातचीत करना शुरू कर दे। मनु जी, फिर ऐसे तो हर कोई जो है वो ब्लैकमेल करने लगेगा कि हम सड़क पर बैठ जाएंगे, हमारी बात जायज हो कि ना हो, अब हम सड़क पर बैठ जाएंगे। नहीं, हाँ, देखिए रूबिका जी, इंटेंसिटी देखना पड़ता। रूबिका जी, अगर इस चीज को हम देखें, सबसे मेन चीज क्या है कि हमारे देश में ही ऐसे भी धरने हुए हैं, ऐसे भी प्रदर्शन हुए हैं, अभी अन्ना मूवमेंट आंदोलन हुआ, वो भी सरकार
वो भी सरकार द्वारा निर्धारित जगह जंतर मंतर पे हुआ। हमारे इसी देश में ही जेपी आंदोलन भी हुआ है, वो सरकार द्वारा निर्धारित जो मैदान है वो सड़कों पे नहीं हुए हैं। और सड़कों पे ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में भी यही कहा है कि ये समय सीमा ये निर्धारित होनी चाहिए कि कितने समय तक कोई लंबा ना घेर के रखे, सड़कों को जाम ना करे, पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान ना हो। अब आप ये देखिए कि 102 दिन तक आपने पूरी सड़क को जाम रखा, टैक्स पेयर के इतने पैसे को बर्बाद करा। वो मध्यम वर्ग जो सुबह नौकरी के लिए घर से निकलता है, अपने कारोबार के लिए घर से निकलता है और शाम को वापस लौटता है, अपनी मेहनत की कमाई में से राष्ट्र निर्माण के लिए पैसे देता है, देश के निर्माण के लिए पैसे देता है, और वो देखता है कि मेरे पैसे की बर्बादी हो रही है, क्या ऐसे आप राष्ट्र निर्माण कर पाएंगे? सरकार को चाहिए कि उचित जगह धरने प्रदर्शन के लिए निर्धारित करें। और रूबिका जी, मैं एक चीज और बोलूंगा, धरने प्रदर्शन इतने लंबे खिंचते क्यों हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है ये सब पॉलिटिकल होता है। वो कोई भी राजनीतिक दल हो, धरने प्रदर्शन मैक्सिमम राजनीतिक दल कराते हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकारों को, वो किसी भी दल की सरकारों, उन्हें ये लगता है कि अगर एक दिन का धरना होगा, 2 दिन का धरना होगा, वो उठ जाएगा। जब हर चीज में राजनीति आ जाएगी। मनु जी, आपकी बात में दम है, आपकी बात में दम है, और इसीलिए आपकी बात को आप टैक्स पेयर एसोसिएशन ऑफ भारत फॉर भारत, राष्ट्र निर्माण में डेमोक्रेसी का खुलापन, राष्ट्र निर्माण में डेमोक्रेसी का खुलापन होना जरूरी है। जिस देश की डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा मजबूत, जिस देश की डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा मजबूत होगी, वहाँ राष्ट्र निर्माण सबसे ज्यादा। योर फ्रीडम आप डेमोक्रेसी को कुचल देंगे तो कैसे चलेगा? Your freedom ends where my nose begins. आपको हाथ हिलाने, अपनी बात रखने, अपनी संदेश पहुंचाने का हक मीडिया की आवाज कुचल रही है, मेरा हक जो है ना, अपोजिशन की आवाज कुचल रही है, इतना काफी है आम जनता की आवाज कुचल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनु भाई, शोहेब भाई। सर, वो तो राजनीति है, मैं टैक्स पेयर्स की बात कर रही थी और प्रदर्शनकारियों की बात कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये देखिए, सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया भर में प्रदर्शनकारी अपनी बात सुनवाने और मनवाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। बड़ी क्रांतियां जो है वो कहां से हुई? सड़कों से शुरुआत हुई। और इसीलिए कहा जा सकता है कि विरोध का ये एक असरदार तरीका है। लेकिन सवाल तब भी वही है कि अपने हक के नाम पर क्या आप दूसरे का हक छीन लेंगे? ये तस्वीर सड़क पर प्रदर्शन करने वालों के लिए एक सबक है। पिछले साल हांगकांग में प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर इकट्ठा हुए। तभी वहां एक एम्बुलेंस आई, जिसे देखते ही प्रदर्शनकारी पीछे हटे। उन्होंने एम्बुलेंस के निकलने का रास्ता खाली कर दिया। एम्बुलेंस के निकलते ही वो वापस सड़क पर आ गए। यानी इन लोगों ने प्रदर्शन भी किया और इस बात का ख्याल भी रखा कि उसकी वजह से कोई जरूरी सेवा बाधित न हो। हांगकांग में हुआ ये वो प्रदर्शन है जो करीब 6 महीने तक चला। साल 2019 में दुनिया भर में इस तरह के सैकड़ों प्रदर्शन हुए। करीब 114 देशों में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। इराक, ईरान, वेनेजुएला, अल्जीरिया, स्पेन, कोलंबिया, लेबनान और हांगकांग की सड़कों पर बड़े प्रदर्शन हुए। मतलब दुनिया भर में प्रदर्शन के लिए लोग सही रास्ता चुनते हैं। हर जगह ऐसे प्रदर्शन आम लोगों के लिए परेशानी की वजह भी बनते हैं। फिर भी ज्यादातर देश ऐसे प्रदर्शनों को गलत नहीं मानते। लेकिन कुछ देशों ने सड़क पर धरने और प्रदर्शन को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। जैसे 2013 में मिस्र ने सड़क पर धरना प्रदर्शन रोकने के लिए कानून बनाया। कानून के तहत सड़क पर किसी भी धरने के लिए 7 अलग-अलग अनुमतियां लेनी जरूरी है। सड़क पर कोई भी धरना प्रदर्शन रात के वक्त नहीं किया जा सकता। अल्जीरिया ने अप्रैल 2020 में सड़क पर होने वाले प्रदर्शनों पर पाबंदी लगा दी।